एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में हम आपके डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड में आने वाले आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जिससे आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे शिक्षक से संबंधित कारक आपसे पूछा गया है। ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी टीचिंग को प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट से रिलेटेड होते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, टीचर से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर टीचर से रिलेटेड फैक्टर पूछा है। तो ऑप्शन क्या है आपका? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, या विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक है, इंग्लिश वालों को भी दिख जाए। ओके, ऑप्शन सारे दिख रहे हैं ना। ठीक है, तो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, एनवायरनमेंट में सारी चीजें आती है, आपका क्लासरूम का सेटअप हो गया, लाइटिंग हो गया, ठीक है, नॉइज वगैरह, ये सारी चीजें आपकी फैक्टर्स वो हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हो गया, ये भी टीचर से रिलेटेड नहीं है। नेचर ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी, कंटेंट कैसा है, विषय सामग्री कैसी है, ये भी आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर, ये होगा। ठीक है, टीचर की कितनी पकड़ है सब्जेक्ट मैटर पर, जो विषय वो पढ़ाते हैं उसके ऊपर उनकी कितनी पकड़ है, तो ये जो है आपका टीचर से रिलेटेड फैक्टर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। देखो, कोई बच्चा जो है वो बोर हो रहा है किसी काम को करते हुए, बच्चे को तो कभी भी दोष नहीं देना है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ से पहले ही गलत हो गया कि इसमें सीखने की योग्यता नहीं है या वो बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, अनुशासित करने की जरूरत है। और फिर यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन, कार्य जो है यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। मैकेनिकल सा वर्क है, आप ही देखो ना, एक ही काम को बार बार करने को कहोगे तो बोर हो जाओगे। तो यहाँ पर बच्चा बोर इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको कार्य जो है यांत्रिक रूप से बार बार कराया जा रहा है। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे ऑप्शंस। द चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट, द चाइल्ड डज नॉट हैव द एबिलिटी टू लर्न, द चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखा करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, या पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। तो देखिए, एक इफेक्टिव टीचर क्या करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल लर्निंग के बजाय ग्रुप एक्टिविटी पे ध्यान देगा? नहीं, इंडिविजुअल भी हर पर्सन की जो आपकी लर्निंग हो रही है उस पर बच्चे के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अगर बच्चे कोई व्यवधान डाल रहे हैं तो उसको इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उनको भी क्या है करना चाहिए, आपको इंटरेस्ट दिलाना चाहिए पढ़ाई में ताकि वो व्यवधान ना डालें। टू बी इन टच विद एवरी चाइल्ड, यही आपका सही ऑप्शन है। हर बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए, आपको इंडिविजुअली सबकी जरूरतों का पता होना चाहिए, कौन सा बच्चा जो है किस तरह की रिक्वायरमेंट रखता है। ठीक है, एंड एम्फेसिस ऑन राइटिंग आंसर्स फ्रॉम बुक, केवल किताबों से आंसर लिखवाने चाहिए, ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को परीक्षण पास करने के लिए तैयार करना, अच्छे नोट बोलकर लिखवाना, विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना, छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। तो देखिए, जब हम टीचिंग करते हैं हम बच्चों की संपूर्ण विकास की बात करते हैं, उनकी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करने की बात करते हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि हमने जो बच्चे को सिखाया बच्चा बस उसी को रट ले। हमें बच्चे को जो है वो इस तरीके से एम्पावर करना है कि कल को वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पाए। वो कब होगा? जब हम उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, सोच विकसित करेंगे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वाले भी देख लें। व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास टेस्ट, केवल टेस्ट को पास करने के लिए ही प्रिपेयर करना गलत है, केवल अच्छे नोट्स लिखवाना ही गलत है, या फिर कोई बस खाली इंफॉर्मेशन, केवल विषय से संबंधित इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, बच्चों के अंदर थिंकिंग पावर आपको डेवलप करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से क्या किसी कक्षा में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? ठीक है, तो आपको बेस्ट टीचिंग मेथड बताना है, क्या हो सकता है एक क्लासरूम के लिए? सभी विद्यार्थियों की जरूरतों पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के अपने शिक्षक से आशाओं को उचित महत्व ना देना, केवल शैक्षिक पहलुओं पर पढ़ाना, सामाजिक या सांस्कृतिक पहलुओं पर नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? सभी विद्यार्थियों की जरूरतों पर ध्यान देना, टू पे अटेंशन टू द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, बेस्ट सिस्टम ऑफ टीचिंग कौन सा है? जानकारी प्रदान करना, छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, या चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। देखो, सबसे अच्छी जो आपकी टीचिंग मानी जाती है वो डेमोक्रेटिक टीचिंग मानी जाती है, यानी लोकतांत्रिक शिक्षा, जिसमें बच्चे और शिक्षक दोनों की भागीदारी होती है यहाँ पर। ठीक है, बच्चे को सवाल पूछने का अधिकार है, एक्टिविटी स्टार्ट करने का अधिकार है। ऑटोक्रेटिक जो टीचिंग होती है, जिसमें हम राजतांत्रिक कहते हैं, वो आपकी सबसे खराब टीचिंग मानी जाती है। लेजर फेयर टीचिंग यानी मुक्त्यात्मक टीचिंग जो होती है, जिसमें बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं एक टीचर का थोड़ा सा एक नियंत्रण या फिर आप कह सकते हैं गाइडेंस होना चाहिए। तो इसलिए हम डेमोक्रेटिक टीचिंग को ही सबसे अच्छा मानते हैं, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की भागीदारी है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? इनिशिएटिव लेना और डिस्कशन स्टार्ट भी करना और पार्टिसिपेट भी करना, ये आपके अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में सक्षम, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। देखो, जब हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, तो मेन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ टीचर के लिए हो जाता है वो है धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको आपको संभालना भी है, उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। प्लस ऐसा नहीं है कि आप जो है परेशान हो जाएं, चिढ़ जाएं, परसीवरेंस, दृढ़ता होनी चाहिए। बच्चों में आपका एक उचित प्रकार का जो है नियंत्रण भी होना चाहिए और धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज कंसीडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ मोटिवेटेड लर्निंग। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। Asking questions by students, complete silence in the class, maximum attendance in class, remedial work given by teacher। तो मोटिवेटेड लर्निंग कहाँ दिखेगी कि बच्चा सीखने के लिए बहुत अभिप्रेरित है? वो कब दिखेगा? जब बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना जो है एक मोटिवेटेड लर्निंग की निशानी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, Which of the following does not represent teaching for understanding? ठीक है, तो कौन सा टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग यानी बोध के लिए शिक्षण को आपका रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? पहला यहाँ पर ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस द फिनोमिना और कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, अगर आप बच्चे को कोई फिनोमिना अपने शब्दों में बताने के लिए कह रहे हैं तो वो तभी बता पाएगा जब उसे उस फिनोमिना की समझ होगी। दूसरा है टीचिंग स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट हाउ द रूल वर्क्स। बच्चों को ये सिखाना कि कोई नियम कैसे काम करता है, उसके लिए आप अलग अलग एग्जांपल्स देने को कहें। ठीक है, आप ये एग्जांपल्स दें, ये भी समझ के लिए शिक्षण होगा। तीसरा ऑप्शन है टू हेल्प स्टूडेंट्स टू सी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड एस्टैब्लिश एनालॉजीज, यानी बच्चों को चीजों के बीच में समानताएं और जो उसमें डिफरेंसेस हैं वो देखना सिखाना। ठीक है, और एनालॉजीज एस्टैब्लिश करना। ठीक है, और लास्ट है टू इस्टेब्लिश स्टूडेंट टू इनेबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स। बच्चों को अलग अलग तथ्यों को रटने के लिए आप क्या कह रहे हैं? कहना। ठीक है, बच्चों को इस तरीके से तैयार करना कि बच्चे जो है अलग अलग तथ्य रटे। तो ये समझ के लिए शिक्षण नहीं हुआ। आपसे क्या पूछा है कि कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो बाकी सारे ऑप्शंस में तो हमें लग रहा है कि बच्चा जो है टॉपिक को समझेगा भी, लेकिन यहाँ टॉपिक को समझेगा नहीं, सिर्फ रटेगा। तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस आर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव फैक्टर कौन सा बताया है यहाँ पर प्रभावशाली शिक्षण के लिए? पंक्चुअलिटी डिस्प्लेड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट बाय द टीचर, टीचर स्टूडेंट डायलॉग, या कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑन टाइम। तो प्रभावशाली शिक्षण तो कब दिखेगा? जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होगा? वार्तालाप होगा, डायलॉग होगा। हिंदी वाले भी देख लें इसको। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रभावी तभी होगा जब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में अच्छा संवाद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर इज प्रिपेयरिंग लेसन प्लान एंड टीचिंग अकॉर्डिंगली, टू ऑर्गेनाइज एज मेनी एक्टिविटीज एज पॉसिबल, टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, providing learning opportunities according to the different learning styles of the student। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी टीचर की क्या है कि हर बच्चे को उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी या सीखने के अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है,
टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज इंपॉर्टेंट टू, ठीक है, तो एक प्रभावशाली शिक्षक होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रादर देन ग्रुप एक्टिविटी। ओके, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये फिर से रिपीट हो गया है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था, तो ये क्या था कि हर बच्चे के संपर्क में रहे। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर जाएंगे। देयर इज इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड लर्नर, ठीक है, अब यहाँ टीचिंग मेथड्स दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं डीएलएड में, एक क्वेश्चन तो आपका टीचिंग मेथड पे आएगा ही आएगा कि बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन किसमें ज्यादा दिखता है। यहाँ पर पूछा है कि टीचर और लर्नर दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन हमें किसमें दिखेगा, लेक्चर मेथड में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, क्वेश्चन आंसर टेक्निक में, नन ऑफ द अबव में। तो देखो लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर सबसे ज्यादा एक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में बच्चे थोड़े ज्यादा एक्टिव है लेकिन टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट करे। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब आपने किसी चीज को कोई एक्सपेरिमेंट उसे आप करके दिखा रहे तो बच्चे देख रहा है उसको, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर टेक्निक में दोनों इन्वॉल्व है, स्टूडेंट भी और टीचर भी, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ रिसर्च एंड डिस्कवरी इज, ठीक है, तो यहाँ पर खोज की विधि, खोज और अनुसंधान वाली विधि कौन सी है, लेक्चर मेथड, इंडक्शन मेथड, डिडक्शन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। तो इसमें आपका सही आंसर है प्रोजेक्ट मेथड। लेक्चर मेथड तो आप जानते हैं व्याख्यान विधि, इसमें सिर्फ टीचर जो है वो एक्टिव है, टीचर ही यहाँ पर बोल रहा है। इंडक्शन मेथड यानी कि इंडक्टिव टेक्निक आपकी कौन सी होती है, ये आती है आपकी एग्जाम्पल टू रूल, मतलब पहले आप एग्जाम्पल बताएंगे और उसके बाद आप उससे जुड़ा हुआ सामान्य नियम बताएंगे। आपने बताया राम, सीता, गंगा, आगरा, ये सब चीजों के नाम है ना, पर्सन के नाम है, प्लेस के नाम है, और उसके बाद आपने कहा इन सबको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, आपने रूल बताया। डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन जाता है रूल टू एग्जाम्पल, आप पहले रूल बताएंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई ज्यादा अनुसंधान वाली चीज नहीं दिख रही, लेकिन प्रोजेक्ट मेथड क्या है, कंप्लीटली बेस्ड है रिसर्च पर और खोज पर। तो प्रोजेक्ट विधि क्या है आपकी, खोज और अनुसंधान पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, What should be the guiding principle in selecting audio visual material for use in the classroom? तो कक्षा में आपको क्या करना है, एक AVA टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करना है, तो उसके लिए सेलेक्टिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, सूटेबिलिटी, उपयुक्ता होनी चाहिए क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल, उपलब्ध होना चाहिए, यूटिलिटी, उपयोगिता होनी चाहिए, या ऑल ऑफ द, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। एक अच्छी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग सूटेबल होनी चाहिए, यूजेबल होने चाहिए, ऑब्वियसली अवेलेबल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन दैट, ठीक है, एक अच्छी प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री आप किसे कहेंगे, जो कलरफुल और अट्रैक्टिव हो, which is visible to all the student, which keeps all the students active, which is easy to manufacture and use। तो इसका सही आंसर है जो सारे स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाए। देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है उसका काम ही ये होता है अधिक से अधिक सेंसेस को सक्रिय करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक्टिव बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17th क्वेश्चन, प्रक्षेपित माध्यम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है। तो आपकी जो टीचिंग एड्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है, TLM जो है आपकी दो हैं, वैसे तो आपकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस पर भी बेस्ड होती है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्टेड यानी प्रक्षेपित और नॉन प्रोजेक्टेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड कौन सी होती है, जिन्हें आप एक बड़े से स्क्रीन पर ले सकते हैं, जैसे OHP होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर हुआ, फिल्म्स होती हैं, जैसे गांव वगैरह में नहीं होता तो पर्दा लगा देते तो उसके ऊपर वहां फिल्म चलती थी। तो इस तरह की चीजें जो प्रोजेक्ट की जाती है, जो प्रोजेक्टर की सहायता से यूज की जाती है, उन्हें हम प्रोजेक्टेड टेक्निक कहते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड में आपका ब्लैक बोर्ड आ गया, ठीक है, आपकी बुक्स आ गई, इस तरह की चीजें हैं जो आप कहीं पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, चार्ट वगैरह हो गए, मॉडल हो गए, नॉन प्रोजेक्टेड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्रक्षेपित वाला पूछ रहा है, तो चित्र नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, श्यामपट नहीं है यानी ब्लैक बोर्ड नहीं है, फिल्म्स है, ठीक है। फिल्म को आप क्या कर सकते हो, पर्दे पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ वन हैज टू टीच प्राइमरी लेवल चिल्ड्रन देन इट्स डिफिकल्टी लेवल शुड बी। तो आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपका डिफिकल्टी लेवल कैसा होना चाहिए, ऑर्डर फ्रॉम बी इन द ऑर्डर फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अमूर्त से आपका ठोस की तरफ, या फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कठिन से सरल की तरफ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सरल से कठिन की ओर, या फिर स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो वैसे जब हमें दो कॉन्ट्राडिक्टिंग दिखते हैं ना तो वहीं समझ लेना चाहिए एक इसमें से आंसर सही है। तो आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल सिंपल चीजें सिखाओगे फिर जटिल चीजों पे जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग टेक्निक गिव एन अपॉर्चुनिटी टू रिलेट द थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड इन द क्लास विद द रियल वर्ल्ड। तो यहाँ पर किसमें जो है बच्चे को ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवसर मिलेगा, जो उसे कक्षा में पढ़ाया गया है उसे वो वास्तविक जीवन से जोड़ पाए। क्लासरूम डिस्कशन से नहीं, वो तो क्लास में ही हो रहा है,
लेक्चर से नहीं, गाइडेड स्टडी से मतलब टीचर बताता जा रहा है उस हिसाब से उसे पढ़ाई करनी है, फील्ड ट्रिप से, फील्ड ट्रिप से जो है रियल अनुभव भी बच्चे को मिलेगा। ठीक है, आप फॉरेस्ट ले गए या कहीं आपने किसी और जगह पे आप ले गए फील्ड ट्रिप के लिए, तो वहां पर बच्चे को रियल एक्सपीरियंस मिलता है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक्टिविटी एंड प्ले बेस्ड मेथड्स। ठीक है, तो आपके जो गतिविधियां खेल आधारित, खेल होगा ये, खेल आधारित विधियां, ठीक है, provide a variety of experience to the little children and facilitate their acquisition of knowledge, skills and attitudes, establish stimulating environment for creative experience, develop self confidence and understanding through work and play, all of the above। तो ये all of the above है, बहुत सारे एक्सपीरियंस बच्चों को देती है जिससे बच्चों के जो ज्ञान में, कौशल में, इन सब चीजों में वृद्धि होती है और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट स्टिमुलेट यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिसमें बच्चे सीखते हैं, ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और बच्चे खेल खेल में ही बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये हमने 20 क्वेश्चंस किए जो आपके डीएलएड में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उस पर आपके बेस थे। नमस्ते एस्पिरेंट, आज हम यहाँ पर उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो जीके है वो आपकी 50 मार्क्स की पूछी जाती है, लेकिन हम यहाँ पर जो है कुछ कम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, जीएसटी स्टैंड्स फॉर, जीएसटी जो है वह किससे संबंधित है? तो यह आपका किससे संबंधित है? यह है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के जो टैक्स होते हैं वो, लेकिन अब आपका जो है एक कंप्लीट टैक्स कर दिया गया है जीएसटी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका बन के आता है कि जीएसटी कब से लागू हुआ? तो अगर आपको पता है कि जीएसटी कब से भारत में कब से लागू हुआ है तो उसका आंसर आप कमेंट में लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ लैंडर ऑफ चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वो आपका क्या नाम है? इसका नाम है आपका विक्रम। क्या है? विक्रम लैंडर है। ये थोड़ा कुछ समय पहले का आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपको इस बार एक बात फिर बता दूं कि अभी भारत से दूसरे व्यक्ति जो हैं वो कहाँ पे गए हैं? वो स्पेस में गए हैं। उनका नाम क्या है? वो पूरे मिशन का क्या नाम है? इसको आप जो है पढ़ लेंगे। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो मैच ऑफ द फॉलोइंग है। दो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आपको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन क्या क्या है? ये दर्शन लिखे हुए, न्याय दर्शन, वैश्विक, योग, वेदांत, और इधर उनके जो प्रवर्तक हैं वो आपके लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए जो न्याय दर्शन है वह किसका है? न्याय दर्शन ऋषि गौतम का है। तो ए का 3, तो यानी ये दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए आपके। ठीक है, अब बचे दो ऊपर वाले, अब उसमें हम देख लेते हैं। उसके बाद योग आपको पता होगा, योग कौन है? योग आपके पतंजलि वाले हैं। कौन है? योग आपके पतंजलि वाले हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी से आप इसको मिला सकते हैं। तो थर्ड का जो है वह बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। देखिए मेरे मुंह से आंसर भी निकल गया। इसी तरह से इसको याद करते हैं। तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वह किससे संबंधित है? वह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के बारे में आपको पता होगा, ऋषभ देव, कुल मिला के जो है वो 24 गुरु हुए, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर जैन। जैन यानी यानी जिनने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो इसका क्या है? इसका है आपका जैन धर्म। दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ओके, म्यांमार, चीन, मालदीव। यही बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यूएई राइट आंसर है। 5 का सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यहां पर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने सबसे पहले राज्य का नाम। अब देखिए आप इस समय देख रहे होंगे कि भाषा का विवाद बहुत है। महाराष्ट्र में देख लीजिएगा, तेलंगाना में देख लीजिएगा, इधर आपका कर्नाटक में देख लीजिएगा, बहुत है। तो सबसे पहला जो भाषा पर आपका बना है वह कौन सा बना है? वह आपका आंध्र प्रदेश बना है। कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नौटंकी। ठीक है, लोक नृत्य के बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर आएगा, कल्चर से रिलेटेड। तो नौटंकी कहाँ का है? नौटंकी जो है वो आपका कहाँ का है? वो आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? 7 का जो है
7 का ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद 8th क्वेश्चन पे चलेंगे। 8th क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। ये महाजनपद काल आपने पढ़ा हुआ होगा, जिसमें 16 महाजनपदों की बात करते हैं। सबसे जो शक्तिशाली था वो मगध था। मगध में महापद्मनंद ने शुरू किया था, जो नंद वंश की स्थापना थी। फिर आपका कौन आया, घनानंद आया, घनानंद को इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, तो वो आपका मगध है। तो यहाँ पर कितने आपके हैं, तो 16 महाजनपद है। जैसे कुरु आपका एक है, इधर आप बहुत सारे आपके 16 जो महाजनपद है उसको आपको याद कर लेना है। फिर अगले प्रश्न में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है, तो यह आपका कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी। 9 का जो है, 9 का बी आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लोकसभा में पद, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, ये जो पूरी आपकी लिस्ट है इस तरीके से आपका चलता है। ओके, 18 साल से शुरू होते हैं, 18 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल, ये एज है। ओके, 18 साल में आपको वोट देने का अधिकार मिलता है। 21 साल में आपको ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो चुनाव होते हैं वो आपको लड़ने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा के आपके होते हैं। यहाँ पर जो है विधान परिषद और राज्यसभा के आपके हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये 35 साल के हैं। तो ये इस तरीके से आपको पूरा याद करना है। अब आपसे लोकसभा पूछा हुआ है तो लोकसभा आपका 25 साल है। अब यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 साल, मुख्यमंत्री बनने के लिए वो भी आपका 25 साल। चलिए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, भारतीय आपको बताना है। तो सी राजगोपालाचारी, कौन है साहब, सी राजगोपालाचारी। इन्हीं के नाम पे उत्तराखंड का जो राजाजी नेशनल पार्क है, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, तो राजाजी नेशनल पार्क भी इन्हीं के नाम पे आपका रखा गया। तो 11 का जो है, 11 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 12, पायरिया रोग, पायरिया रोग किसे, दांतों, अच्छा ये मसूड़ों से, पायरिया रोग किसे संबंधित है, मसूड़ों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 12 का जो है बी आंसर सही है। अगला 13, एक हॉर्स पावर, साइंस का क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर आपका होता है, 746 वॉट, ए, ऑप्शन नंबर ए। 14th क्वेश्चन, अभी एक मूवी भी आपके इसके ऊपर बन के आई थी, ठीक है, छावा मूवी देखी होगी, तो किससे संबंधित है, मराठाओं से संबंधित है। जो आपका छापामार गुरिल्ला युद्ध है वह मराठाओं से रिलेटेड है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, नृत्य करते हुए जो कांस्य प्रतिमा आपकी मिली है, जो ब्रॉन्ज स्टैचू आपका मिली है, वो कहाँ किस पे है, तो किसका इस्तेमाल किया गया, अच्छा उसका अलग है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी, क्या है, 15 का जो है, 15 का डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए। आपने पेडागोजी के क्वेश्चंस भी देखे होंगे। आने वाले टाइम पे हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो अगर आप अभी यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी जो वेदश्री क्लासेज ऐप है, वेदश्री क्लासेज ऐप, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपको और डिटेल में कोई जानकारी चाहिए तो 7351304555 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।